हेलो दोस्तों, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक्स चले हुए हैं और रिसर्च से संबंधित कोई भी कार्य बड़ा ही इंटरेस्टिंग होता है। और रिसर्च में जो सबसे मेन चीज आती है वो होती है मेथडोलॉजी, मेथड। अब ये चीज ये आती है कि मेथड होता क्या है। आपने सब कुछ कर लिया, मान लो जो अभी तक हमने डिस्कस किया है। डिस्कस क्या किया है कि सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, आप लोग रिसर्च प्रॉब्लम ढूंढ के लेके आओगे। उसके बाद उसको रिव्यू ऑफ लिटरेचर लिखोगे, इंट्रोडक्शन हो गया। उसके बाद आप उसके क्या करोगे, जो ऑब्जेक्टिव है वो ढूंढोगे। ये सारी चीजें आ गई, मगर उसके बाद जो सबसे मेन चीज आती है कि आप किस मेथडोलॉजी से उस रिसर्च को या उस डेजर्टेशन को लिखोगे, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि जब भी आप रिसर्च करते हो या फिर कोई भी डेजर्टेशन लिखते हो, उसके लिए आपको एक प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत होती है, मेथड्स की यूज होती है। उदाहरण के लिए, आप लोग किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने के लिए आप क्या करोगे, एक रोड मैप बनाओगे। रोड मैप किस चीज का, कि जी आप कितने घंटे पढ़ोगे, कौन सी बुक को पढ़ोगे। अगर आपका कंपटीशन एग्जाम में अलग अलग सब्जेक्ट हैं तो किस सब्जेक्ट को कितना टाइम दोगे। तो ये होते हैं आपके मेथड्स, शेड्यूल्स, जिसको आप बोल सकते हो कि मैंने एक शेड्यूल बना दिया, तो वो मेथडोलॉजी होती है। ठीक है। सेम कंडीशंस में जैसे कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जी यूपीएससी की तैयारी करते हैं और यूपीएससी की तैयारी में कहते हैं जी लगभग 18 घंटे पढ़ना पड़ता है। और 18 घंटे के लिए आप एक मेथडोलॉजी बनाते हैं। जी मैं इस टाइम पे उठूंगा, इस टाइम से इस टाइम तक स्टडी करूंगा, उसके बाद मेरा एक टी ब्रेक होगा, उसके बाद फिर मैं स्टडी करूंगा, उसके बाद मेरा लंच होगा, उसके बाद फिर मैं स्टडी करूंगा, उसके बाद मेरा फिर एक ब्रेक आएगा, उसके बाद फिर मैं स्टडी करूंगा, उसके बाद फिर मेरा डिनर आएगा, उसके बाद फिर मैं स्टडी करूंगा। तो एक पूरी की पूरी एक मेथडोलॉजी है। और वो किस चीज के लिए, कि आपको यूपीएससी का वो टेस्ट क्लियर करना है। उसके लिए आपने एक मेथडोलॉजी को अडोप्ट कर लिया, कितने महीने में कैसे पढ़ूंगा, कितने महीने में कैसे पढ़ूंगा। तो सेम कंडीशंस में जब हम रिसर्च के अंदर आते हैं या डेजर्टेशन लिखने आते हैं या रिपोर्ट लिखने आते हैं, तो उस कंडीशंस में हमें पहले पॉइंट से लेके या पहले स्टेप से लेके आखिरी स्टेप तक एक मेथडोलॉजी को अडॉप्ट करना होता है और हमें उस मेथडोलॉजी के अनुसार ही आगे बढ़ना होता है, ताकि जो भी आपका डेजर्टेशन का वर्क है या रिपोर्ट का वर्क है वो टाइमली भी पूरा हो जाए और अच्छा भी हो। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि सबसे मेन हाउ टू राइट मेथडोलॉजी। ये थोड़ा सा हेडिंग मेरे को है ना अभी थोड़ा सा, क्योंकि उससे पहले जब मैं, ये होता है भाई टाइम बताने के लिए मैं पहले से ही बोर्ड पे लिख देता हूं, तो मुझे ये लगा कि जी हाउ टू राइट मेथडोलॉजी, ये एक हेडिंग अच्छा नहीं है इसके लिए। ठीक है। तो आप इसको एक चीज सोच सकते हो कि हाउ टू डिजाइन ए गुड मेथडोलॉजी। यहां पे आप लोग हाउ टू डिजाइन, आप इसको डिजाइन गुड मेथडोलॉजी, इसको आप ऐसे कर सकते हो। चेंज हो गया, गुड बेटर, बेस्ट कभी नहीं हो सकती। अर्थ सरफेस के ऊपर कुछ भी चीजें बेस्ट नहीं है, इस चीज को मान के चलो। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आप लोग एक चीज देखो कि मैं किसी भी मेथडोलॉजी को, एक बहुत अच्छी मेथडोलॉजी किस प्रकार से डिजाइन कर सकता हूं। तो उसके लिए कुछ एक स्टेप्स हैं जो हम हर रोज एक एक करके डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा ब्रॉड टॉपिक है। अगर मैं एक दिन में करवाने लग जाऊंगा तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। इसलिए क्या करो कि हर रोज धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पार्ट करते रहो, जिससे आप लोगों का जो माइंड सेट है वो सेट हो जाए। फर्स्ट कंडीशन, ये कोई वो नहीं होता कि जी आप ये कह सकते हैं, एक नॉर्मल सी कहावत है कि जी ये हलवा थोड़ी है या कप ऑफ टी थोड़ी है कि जी आपने उठाया और कंप्लीट हो गया मेथडोलॉजी। ऐसा नहीं होता। इसके लिए हमें बहुत कुछ सोचना समझना पड़ता है, बहुत कुछ चीजों को इंक्लूड करना पड़ता है, बहुत सारी चीजों को एक्सक्लूड करना पड़ता है, तभी जाके एक अच्छी जो मेथडोलॉजी है उसका निर्माण होता है।
फर्स्ट कंडीशन, आप लोगों को एक चीज देखनी है, अंडरस्टैंडिंग द पर्पस। आप लोगों का जो उद्देश्य है उस चीज को समझना है कि आप लोग किस पर्पस को लेके ये डेजर्टेशन या रिसर्च कर रहे हो। अगर आप लोगों का पर्पस बिल्कुल क्लियर है, देन देयर इज नो प्रॉब्लम टू डेवलप ए गुड मेथोडोलॉजी। आप लोगों को कोई भी समस्या नहीं आएगी एक अच्छी मेथोडोलॉजी को डेवलप करने के लिए, मगर उसके लिए आप लोगों का जो पर्पस है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और उसमें जो सबसे मेन चीज है जस्टिफिकेशन। जस्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है, आपने कोई भी एक रिसर्च प्रॉब्लम को ढूंढ लिया और रिसर्च प्रॉब्लम को ढूंढने के बाद आपने कहा जी मैं इस रिसर्च प्रॉब्लम को का हल इस मेथड से करना चाहता हूं, तो आप लोगों को वहां पर जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा कि जी अगर आप ये मेथड को यूज कर रहे हो तो दैट मेथड इज बेस्ट वन, सबसे अच्छा मेथड है जो मेरी किसी भी रिसर्च क्वेश्चंस या रिसर्च प्रॉब्लम का आंसर देगा, और कोई हो ही नहीं सकता इससे अच्छा। तो जब आप किसी भी अपनी पर्पस को या जो आपकी रिसर्च प्रॉब्लम है उसके लिए कोई भी मेथड यूज करते हो, उदाहरण के लिए मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूं, क्योंकि जिस चीज में मेरा या मान लो एक्सपर्टाइज है, या फिर आप कह सकते हो कि जिस फील्ड को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, तो मैं तो सिर्फ उसी की बात करूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूं हाईवे एक्सपेंशन की, हाईवे एक्सपेंशन की। अब यहां पर मैं किस मेथड से इस चीज को क्या करूंगा, स्टडी करूंगा। उसके लिए मुझे किस प्रकार के आंकड़ों की आवश्यकता होगी, वो आंकड़े किस प्रकार से इकट्ठा होंगे, वो आंकड़े प्राइमरी होंगे या सेकेंडरी होंगे, मैं कौन सी एनालिसिस टेक्निक का प्रयोग करूंगा, उसका मुझे किस प्रकार से फायदा मिलेगा, कौन कौन सी सैंपलिंग टेक्निक्स का यूज करूंगा। मतलब ये सारी की सारी चीजें जब आप इन सब चीजों का जस्टिफिकेशन दे पाओ, जस्टिफिकेशन क्या कि जो मैं मेथड यूज कर रहा हूं दैट इज द बेस्ट मेथड, वो मेरे इस रिसर्च क्वेश्चंस का आंसर दे देगा, तो वो आपकी जो मेथडोलॉजी है वो सबसे बेस्ट मानी जाती है। ठीक है, तो आप लोगों का पर्पस और जस्टिफिकेशन, पर्पस क्लियर है, उसके बाद आप लोगों को जस्टिफाई करना है कि जी हां जो मैं मेथडोलॉजी का प्रयोग कर रहा हूं वह मेरी रिसर्च प्रॉब्लम का आंसर दे देगी। सेकंड, प्रोवाइड इनफ डिटेल फॉर रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है कि जो भी आपके बाद रिसर्चर आएगा उसको इतनी तो डिटेल दे दो कि वह उस चीज के ऊपर वापस काम कर सके। ये नहीं है कि जी आपने उसके लिए कोई क्लू ही नहीं छोड़ा। सिंपल सी चीज है कि कोई भी अदर रिसर्चर जब आए तो जो आपकी डिस्क्रिप्शंस है उस डिस्क्रिप्शन से वह आगे काम कर सके, ऐसा नहीं कि मत छोड़ो। उदाहरण के लिए मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी, रिसर्च गैप। उसके बाद हमने एक स्टडी की थी ऑब्जेक्टिव, और ऑब्जेक्टिव में मैंने एक चीज बताई थी SMART, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, उसके बाद क्या बोलते हैं इसको, आर का मतलब रियलिस्टिक और टाइम बाउंड। ये चीजें हमने स्टडी की थी। तो उस कंडीशंस में हो सकता है कुछ एक चीजों का मतलब क्या हुआ कि आप लोगों ने बहुत ज्यादा रिसर्च गैप ढूंढ लियो, उसके बाद कोई भी नया रिसर्चर आएगा, आपका रिसर्च पेपर पढ़ेगा, वहां से फिर वो आगे स्टडी स्टार्ट कर दे। तो जो भी आपका रिसर्च पेपर पढ़े उसके पास ये इनफ स्पेस होना चाहिए कि वह आपके पेपर से उठा के आगे उसकी स्टडी को जारी रख सके। तो इस चीज का ध्यान रखना इस कंडीशंस में कि जो भी आपका नया रिसर्चर है वो आपके रिसर्च वर्क से आगे काम को स्टार्ट कर सके। एस्टेब्लिश्ड क्रेडिबिलिटी एंड रिगर्स। रिगर का मतलब क्या हुआ कि जो भी आप स्टडी करोगे, जो भी आप डेजर्टेशन लिखोगे या रिसर्च करोगे,
वह आपकी सिस्टमेटिक वे से होनी चाहिए, व्यवस्थित रूप से नहीं होनी चाहिए। उसके अंदर एथिकल का मतलब होता है जो आपके एथिकल, आप इसको क्या बोल सकते हो, जो इसको मानव धर्म नहीं बोल सकते, जो आपको बोल सकते हैं इसमें कि इसमें नकल नहीं होनी चाहिए, इसमें आपको किसी को हर्ट नहीं करना, तो इस प्रकार की चीजें। और ट्रस्टवर्दी, उसके ऊपर विश्वास होना चाहिए कि जी हाँ, जब कोई भी रिसर्चर आपका पेपर उठाए तो आपका नाम देखते ही कहे हाँ भाई इस व्यक्ति ने काम बहुत अच्छा किया, करता है, और इसका ये काम भी अच्छा ही मिलेगा, ट्रस्टवर्दी है। या फिर आपकी क्रेडिबिलिटी, कि आप लोगों की एक वैल्यू होनी चाहिए रिसर्चर के अमंग, कि रिसर्चर जब आप लोगों का कार्य देखे तो उस कंडीशन में कहेगी जी हाँ इसका काम बहुत अच्छा मिलेगा, इसके काम में कोई भी कमी नहीं मिलेगी, और इसका काम बिल्कुल स्टिक मिलेगा, इसके अंदर कोई भी चूक नहीं मिल सकती। तो उसको बोलते हैं कि उसमें क्रेडिबिलिटी और रिगरनेस होनी चाहिए, तभी जाके क्या होगा, आपकी जो मेथोडोलॉजी है वो अच्छी बनेगी। उसके बाद एक्नॉलेज लिमिटेशंस, सबसे इंपॉर्टेंट। मेन क्या होता है कि रिसर्चर कई बार क्या करते हैं कि जी अपनी कमियों को नहीं बताते, या फिर क्या होता है जब भी मैं स्टडी करता हूं किसी भी पॉइंट के ऊपर, किसी भी टॉपिक के ऊपर, तो उस टॉपिक में कुछ एक कमियां होती है, उन लिमिटेशंस को मैं छिपाने की बजाय साफ साफ बोल दूं भाई ये चीजें मेरे से नहीं हुई, तो अगर कोई और करना चाहता हो तो कर सकता है, तो उसका वो किसी दूसरे रिसर्चर का वो रिसर्च ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। तो इस कंडीशंस में जब भी आपकी अवेयरनेस दिखाओ किस चीज में, जो भी आप लोगों को कठिनाई आई है, कोई मेथड आप लोग यूज कर रहे हो, मेथड यूज करते हुए आप लोगों ने कहा जी मैं तो है ना सेकेंडरी डाटा का यूज करूंगा फॉर एग्जांपल हाईवे के लिए, मगर आपको सेकेंडरी डाटा ही ना मिले, तो आप लोग साफ साफ बताओ जी अगर आप इस प्रकार की कोई भी स्टडी कर रहे हो तो उस कंडीशंस में सेकेंडरी डाटा बिल्कुल भी यूज नहीं हो पाएगा। उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में आप लोग प्राइमरी डाटा का ही प्रयोग करोगे। तो इस कंडीशंस में क्या होगा, जब आप इन चीजों को लेके आगे चलोगे तो उस कंडीशन में आप लोगों का जो मेथोडोलॉजी है का पार्ट है वो बहुत अच्छा होगा। तो उस कंडीशन में जो इसमें पहला पार्ट इस चीज का बताता है मेथोडोलॉजी का, वो कहता है कि आप अपने पर्पज की पहचान करो, अंडरस्टैंडिंग द पर्पज, आपका पर्पज क्या है, और उस पर्पज के लिए ये जो 4 पॉइंट है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक बार आप लोग जिस भी टॉपिक के ऊपर डेजर्टेशन कर रहे हो या रिसर्च पेपर लिख रहे हो, उनको इन पैरामीटर के ऊपर तोल के देखना कि क्या वो इस चीज को के ऊपर ठीक बैठते हैं, अगर ठीक नहीं बैठते तो उसको ठीक कर लेना, करने की कोशिश करना, ठीक है। अगर आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो ताकि सबको कुछ ना कुछ नया मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।